सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मणिबेन पटेल भी राजनीति में आई थी। कांग्रेस से सांसद भी बनी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनके परिवार के लोगों की जिंदगी कैसे मुश्किलों में गुजरी, इसका जिक्र भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले वर्गीस कुरियन ने अपनी किताब में किया है। उस किताब का नाम है आई टू हैड अ ड्रीम। इस किताब में उन्होंने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के बारे में काफी कुछ लिखा है और उस किताब के अंश आज मैं लेकर आया हूं। राष्ट्र के लिए सरदार पटेल के तमाम योगदान के बाद भी यह बहुत दुखद है कि हमारे देश ने उनकी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। अपने अंतिम वर्षों में जब मणिबेन पटेल की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी, वो देख नहीं पाती थी, वो अहमदाबाद की सड़कों पर बिना किसी के सहारे के चलती थी और अक्सर लड़खड़ाकर गिर जाया करती थी, तब कोई भी उनकी मदद करने के लिए आता नहीं था। इतनी बुरी स्थिति उनकी हो गई थी। आज उस किताब के कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। और यह सरदार पटेल की बेटी के बारे में है। जब सरदार पटेल की मृत्यु हो गई तो उनकी बेटी जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए गई। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए जाती हैं। इस किताब में आगे लिखा है कि जब वो नेहरू से मिली, आई थॉट ही माइट आस्क मी हाउ आई वुड मैनेज नाउ, और एटलीस्ट आस्क इफ देयर वॉज एनीथिंग ही कुड डू टू हेल्प मी, बट ही नेवर आस्क्ड। शी वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टन्ड and in a way the incident revealed the extent of strain in the Nehru Sardar Patel relationship। हिंदी में इसका मतलब है कि जब वो प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने के लिए गई अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि अब आप क्या करेंगी, अब पिता का साया आपके सिर से उठ गया है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। उन्होंने उनका ना हाल चाल पूछा, ना उन्हें कोई अपनी तरफ से मदद ऑफर की। और इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद उनकी बेटी को यह महसूस हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच जो रिश्ते थे वो कितने कड़वे हो चुके थे। रिश्ते अगर कड़वे ना होते तो प्रधानमंत्री नेहरू जरूर सरदार पटेल की बेटी से पूछते कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, उनकी मदद करते। उनके दोस्त, उनके सहयोगी की बेटी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आगे इसमें लिखा है, इट वॉज क्वाइट डिस्ट्रेसिंग टू सी दैट नीदर नेहरू नॉर एनी ऑफ द अदर नेशनल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी एवर बॉदर्ड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू मणिबेन आफ्टर हर फादर डाइड। ना तो नेहरू ने और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने यह जानने की कोशिश की कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मणिबेन का क्या हुआ। मणिबेन के पास अपना कोई पैसा नहीं था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद बिरला परिवार ने उन्हें बिरला हाउस में रहने का एक ऑफर दिया कि आप यहां रह जाइए, लेकिन उनके लिए रहने का अच्छा इंतजाम नहीं किया और फिर वो परेशान होकर अपने एक कजिन के घर में अहमदाबाद शिफ्ट हो गई। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो बसों में यात्रा करती थी और ट्रेन में 3rd क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा करती थी। बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर बनी, यह भी इसमें लिखा हुआ है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। और बाद में आखिर में यह लिखा हुआ है कि सरदार पटेल के तमाम योगदान के बाद भी उनकी बेटी के लिए इस देश ने कुछ नहीं किया। अपने आखिरी दिनों में उनकी बेटी को दिखना बंद हो गया था। वो अक्सर अहमदाबाद की सड़कों पर, गलियों में जब जाती थी तो उनके पास मदद के लिए कोई होता नहीं था। अक्सर ठोकर खाकर गिर जाया करती थी और कोई आने जाने वाला व्यक्ति सड़क पर अगर उनकी मदद कर दे तो कर दे उन्हें वापस उठाने में, वरना कोई मदद करने वाला भी नहीं था। जब उनकी मृत्यु बहुत करीब थी, जब बिल्कुल मरने वाली थी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल उनके पास गए और अपने साथ एक फोटोग्राफर ले गए और मणिबेन के साथ उनके आखिरी दिनों में, आखिरी क्षणों में गुजरात के मुख्यमंत्री ने, चिमन भाई पटेल ने एक फोटो खिंचवा ली, जिसमें उस फोटो को उन्होंने अगले दिन सारे अखबारों में छपवाया, जिससे यह पता चल सके कि वो मणिबेन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मणिबेन के लिए कुछ नहीं किया था उनके आखिरी दिनों में। तो ये हालत थी सरदार पटेल की अपनी बेटी की उनके आखिरी दिनों में। तो आप इससे समझ सकते हैं सरदार पटेल
का जो परिवार है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले भी हैं। वो तस्वीर आप एक बार फिर से देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं, देखिए इनमें से आप किसे पहचानते हैं? ये लेख इस कड़वे सत्य को उजागर करता है कि समाज और सत्ता कृतघ्न और संवेदनहीन होती है। जहां व्यक्ति की उपयोगिता समाप्त होते ही उसे भुला दिया जाता है। लेखक का मुख्य तर्क ये है कि आधुनिक मनुष्य शारीरिक हत्या के स्थान पर मानसिक हत्या और उपेक्षा का मार्ग चुनता है, जिससे शिखर पर रहने वाले प्रतिभाशाली लोग भी अंततः गुमनामी और दरिद्रता की भेंट चढ़ जाते हैं। टेक्स्ट में फिल्मी सितारों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के उदाहरणों के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे सफलता के बाद आने वाला विनाशकारी पतन व्यक्ति को पूरी तरह एकाकी बना देता है। विशेष रूप से सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन पटेल की दुर्दशा का विवरण सत्ता के अमानवीय व्यवहार और अवसरवाद पर एक तीखा प्रहार है। अंततः यह स्रोत यह संदेश देता है कि संसार में निस्वार्थ सहायता का अभाव है और कठिन समय आने पर अपनों के साथ साथ पूरा तंत्र भी क्रूर तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगता है। Edit these placeholders to get started. संजय सेठी, मृत्यु क्या होती है? What is death? देश के सभी नागरिक हत्यारे होते हैं। देश की सरकार, उद्योगपति, फिल्म जगत, खेल जगत, कला जगत, वैज्ञानिक, अच्छे इंसान, डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, कानून, बुद्धिजीवी, धर्म के ठेकेदार, शिक्षा जगत, लेखक, पत्रकार, मित्र, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, समाज सेवी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, जासूस, पुलिस, इस जगत में हम जिसे भी अच्छा इंसान कहें या कहें कि ये सारा मानव संसार एक हत्यारा है। परिवार, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा ताऊ, मामा मौसा, फूफा बुआ, मौसी मामी, चाची ताई, दादा दादी, नाना नानी, साला जीजा, भांजा भतीजा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि मौका मिलने पर एक तानाशाह नहीं हो। हर आदमी को मौका मिलना चाहिए तानाशाह हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी। जोसेफ स्टालिन, सोवियत संघ यानी रूस। माओ त्से-तुंग, चीन। पोल पॉट, कंबोडिया। बेनिटो मुसोलिनी, इटली। सद्दाम हुसैन, इराक। इदी अमीन, युगांडा। मुअम्मर गद्दाफी, लीबिया। ऑगस्टो पिनोशे, चिली। किम इल सुंग, उत्तर कोरिया। फर्क सिर्फ इतना है कि इन तानाशाहों ने शरीर की हत्या की और इस दुनिया का आदमी वर्तमान में मानसिक हत्याएं करता है। दुनिया में आज भी तानाशाहों का राज कायम है, किंतु समय के अनुसार हत्या करने के तरीके बदल जाते हैं। पहले शारीरिक हत्या की जाती थी, आज हर व्यक्ति मौका मिलने पर मानसिक हत्या कर देता है। जो भी आदमी कमज़ोर हो उसकी, और दुनिया में सभी कमज़ोर हैं, सभी तानाशाह हैं और सभी समय खराब होने पर अर्थात धन के न होने पर धनी अच्छे इंसानों के तानाशाही के शिकार हो जाते हैं। हर आदमी अच्छा है और हर अच्छा आदमी तानाशाह है। समय की बात है, जो भी तानाशाह गरीब हो जाता है वो दूसरे तानाशाह का शिकार हो जाता है। प्रमाणित करें। फिल्म जगत, हॉलीवुड और बॉलीवुड। मीना कुमारी, ट्रेजेडी क्वीन, बॉलीवुड। शिखर, बॉलीवुड की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक, अपार शोहरत और संपत्ति। पतन, वैवाहिक जीवन में तनाव, शराब की लत और बीमारी। अंत, अंतिम समय में उनके पास अस्पताल का बिल भरने के पैसे नहीं थे। वे लिवर सिरोसिस से पीड़ित थी और एक लावारिस जैसी हालत में दुनिया से चली गई। विमी, बॉलीवुड एक्ट्रेस। शिखर, फिल्म हमार से रातों रात स्टार बनी, BR चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। पतन, गलत निजी फैसले, काम मिलना बंद होना और आर्थिक तंगी। अंत, उनकी मृत्यु इतनी गुमनामी में हुई कि उनके शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए ठेले का इस्तेमाल करना पड़ा। कोई रिश्तेदार या दोस्त साथ नहीं था। AK हंगल, कैरेक्टर एक्टर, बॉलीवुड। शिखर, 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, पद्म भूषण से सम्मानित। पतन, बुढ़ापे में काम मिलना बंद, बीमारी और जमा पूंजी खत्म। अंत, अंतिम समय में उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, वे गरीबी और गुमनामी में जिए। अमिताभ बच्चन ने बाद में कुछ मदद की, लेकिन उनका अंत बहुत कष्टदायी था। हेडी लमार, हॉलीवुड एक्ट्रेस और इन्वेंटर। शिखर, हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक, वाईफाई और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की सह आविष्कारक। पतन, कई असफल शादियां, कानूनी विवाद और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे।
अंत अपने जीवन के अंतिम 10-20 साल उन्होंने बाहरी दुनिया से कटकर गुमनामी और तंगी में बिताए। उनकी मृत्यु के समय कोई साथ नहीं था। वेरोनिका लेक, हॉलीवुड एक्ट्रेस। शिखर, 1940 की फेम फैटाल। उनका हेयर स्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर था। पतन, मानसिक बीमारी, शराब की लत और खराब व्यवहार के कारण करियर खत्म। अंत वे होटल में वेटर और बारमेड का काम करने पर मजबूर हुईं। उनकी मृत्यु हेपेटाइटिस और किडनी फेल होने से हुई और उनके शव का कोई वारिस नहीं था। खेल जगत। गैरिंचा, ब्राजीलियन फुटबॉलर। शिखर, पेले के साथ मिलकर ब्राजील को 2 बार 1958, 1962 में वर्ल्ड कप जिताया। उन्हें द जॉय ऑफ द पीपल कहा जाता था। पतन, शराब की भयानक लत, आर्थिक अव्यवस्था और कई निजी विवाद। अंत वे पूरी तरह कंगाल हो गए थे। उनकी मृत्यु लिवर सिरोसिस से एक सरकारी अस्पताल में हुई। वे वर्षों तक गुमनामी में भटकते रहे। मोहम्मद अली, बॉक्सर। शिखर, द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, ग्लोबल आइकन। पतन, करियर के अंतिम वर्षों में कई हार, पार्किंसंस बीमारी और आर्थिक कुप्रबंधन। अंत यद्यपि वे लावारिस नहीं मरे, जैसे पूरी तरह कट गए थे। ये गुमनामी का एक अलग रूप है। बेला गटमन, फुटबॉल मैनेजर। शिखर, एक ग्रेट फुटबॉल मैनेजर जिन्होंने बेनफिका को 2 बार यूरोपियन चैंपियन बनाया। पतन, बोनस विवाद के कारण क्लब छोड़ना, शाप देना और फिर कभी बड़ी सफलता न मिलना। अंत उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गरीबी और निराशा में बिताए। कोई बड़ा क्लब उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कलाकार और लेखक। विंसेंट वैन गो, आर्टिस्ट। आज उनकी पेंटिंग्स अरबों में बिकती हैं। वे सर्वकालिक महान चित्रकारों में से एक हैं। पतन, मानसिक बीमारी, गरीबी और निराशा। जीवन भर गुमनामी में रहे। उन्होंने गरीबी में भटकते हुए आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु के समय उनकी कला को कोई नहीं समझता था। ऑस्कर वाइल्ड, राइटर। लंदन के सबसे प्रसिद्ध लेखकों और नाटककारों में से एक। अपनी तीखी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। पतन, समलैंगिकता के आरोप में कैद, समाज द्वारा बहिष्कार, दिवालियापन। अंत वे पेरिस भाग गए और वहां गरीबी, गुमनामी और निराशा में भटकते रहे। कोई मदद के लिए नहीं आया। जोहान्स वर्मियर, आर्टिस्ट। गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग जैसी कृतियों के रचयिता। आज वे दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट्स में से एक हैं। पतन, युद्ध और आर्थिक संकट के कारण दिवालियापन। अंत वे भारी कर्ज और गुमनामी में मरे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को कर्जदारों से बचने के लिए उनकी पेंटिंग्स बहुत सस्ते में बेचनी पड़ी। फ्रांज काफ्का, राइटर। आज उनकी रचनाओं जैसे कि द मेटामॉर्फोसिस को साहित्यिक कृतियां माना जाता है। पतन, जीवन भर गुमनामी, टीबी की बीमारी और आत्मसंदेह। अंत उन्होंने अपने मित्र से अपनी सभी कृतियां जलाने को कहा था। वे गुमनामी और तंगी में मरे। कोई साहित्यिक जगत उनकी मदद के लिए नहीं आया। उद्योग जगत, बिजनेस टाइकून्स। डोनाल्ड एलन, स्कॉटिश बिजनेसमैन। शिखर, एडिनबर्ग के एक प्रमुख व्यवसायी जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। पतन, खराब वित्तीय फैसले, कर्ज और दिवालियापन। अंत वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष गरीबी में भटकते रहे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। एलिसैंड्रो स्ट्रेटेला, कंपोजर एंड बिजनेसमैन। शिखर, एक ग्रेट इटालियन कंपोजर और एक सफल बिजनेसमैन जिन्होंने अपार संपत्ति अर्जित की। पतन, कई प्रेम संबंध और विवाद जिसके कारण उन्हें शहर से भागना पड़ा। अंत वे पेरिस में गरीबी और गुमनामी में भटकते रहे। कोई मदद के लिए नहीं आया। थॉमस मिजली जूनियर, केमिस्ट एंड बिजनेसमैन। शिखर, एक प्रमुख केमिस्ट जिन्होंने लेड वाले पेट्रोल और CFC का आविष्कार किया जिससे उन्होंने अपार संपत्ति अर्जित की। पतन, पोलियो जिसके कारण वे बिस्तर पर ही रहे। उनके आविष्कारों के नकारात्मक प्रभावों का एहसास। अंत वे अपने आविष्कारों की ही कारण मारे गए। वे गरीबी और गुमनामी में मरे। कोई मदद के लिए नहीं आया। अन्य क्षेत्र। निकोला टेस्ला, इन्वेंटर। शिखर, आधुनिक दुनिया के सबसे महान आविष्कारों जैसे कि AC करंट के जनक। थॉमस एडिसन के प्रतिद्वंद्वी। पतन, व्यापारिक असफलता, पेटेंट विवाद, मानसिक बीमारी और गरीबी। अंत उन्होंने अपने जीवन के 10-15 साल एक होटल के कमरे में गुमनामी और तंगी में बिताए। कोई मदद के लिए नहीं आया। एडवर्ड वैन डर फ्लीन, डच प्रिंस। शिखर, एक डच राजकुमार जिनके पास अपार संपत्ति थी। पतन, गलत निजी फैसले, कर्ज और दिवालियापन। अंत वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष गरीबी में भटकते रहे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अनीसा जोन्स, चाइल्ड एक्ट्रेस। टीवी शो फैमिली अफेयर से अपार शोहरत और संपत्ति। पतन, ड्रग्स की लत, पारिवारिक तनाव और गलत निजी फैसले।
अंत वे ड्रग्स ओवरडोज के कारण गरीबी और गुमनामी में मरी, कोई मदद के लिए नहीं आया। थॉमस पेन, रेवोल्यूशनरी एंड राइटर, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के प्रमुख लेखक जिनकी रचनाएं अपार प्रसिद्ध थीं। पतन, राजनीतिक विवाद, सामाजिक बहिष्कार और गरीबी। अंत वे अमेरिका लौट आए और वहां गरीबी और गुमनामी में मरे, कोई मदद के लिए नहीं आया। एलिजाबेथ वीलैंड, फैशन एडिटर, शिखर, वोग और हार्पर्स बाजार की प्रमुख फैशन एडिटर जिनकी अपार प्रसिद्ध थी। पतन, खराब निजी फैसले, कर्ज और दिवालियापन। अंत वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष गरीबी में भटकते रहे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। गौर से देखा जाए तो कुछ मामलों में कुछ लोग अपनी गलत आदतों के कारण दिवालिया हो गए, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज में उनका कोई अपना उनकी सहायता ना करे, या जो लोग बहुत बड़े लोग थे उनकी सहायता भी सरकार ने नहीं की। उनकी सहायता किसी भी पत्रकार, टीवी चैनल, किसी भी समाज सेवी संस्थान ने नहीं की। कुछ लोग दुनिया में पूरी दुनिया में मशहूर थे, परंतु ऐसे मशहूर लोगों की सहायता ना सरकार ने की और ना ही किसी और बड़े उद्योग जगत ने की। आदमी भगवान नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं जानता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, और इस दुनिया में ऐसा अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, किंतु ये उनका कोई अपराध नहीं है, परंतु फिर भी देश और दुनिया उन्हें एक अपराधी बना देती है। एक आदमी को सारी दुनिया जानती है, परंतु फिर भी उसके साथ सारी दुनिया ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वो कोई हिटलर हो, उसने 2 करोड़ 5 करोड़ 10 लोगों की हत्या की हो। सत्य कड़वा होता है। समाज, देश और दुनिया सत्य को कभी भी स्वीकार नहीं करती है। यदि मैं एक बहुत बड़ा आदमी होता और मुझे ये सारी दुनिया जानती और यही सब बातें यदि मैं किसी सार्वजनिक मंच से खड़े होकर कहता, तब ये सारी दुनिया मेरी। सत्य कड़वा होता है। समाज, देश और दुनिया सत्य को कभी भी स्वीकार नहीं करती है। यदि मैं एक बहुत बड़ा आदमी होता और मुझे ये सारी दुनिया जानती और यही सब बातें यदि मैं किसी सार्वजनिक मंच से खड़े होकर कहता, तब ये सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाती, क्योंकि हर आदमी स्वयं को सत्यवान राजा हरिश्चंद्र समझता है। हर आदमी स्वयं को राम समझता है। हर आदमी स्वयं को दयावान समझता है। हर आदमी समझता है कि मैं सबकी सहायता करता हूँ। किंतु यदि वाकई में दुनिया में आदमी सबकी सहायता करता है, यदि वो अच्छा है, तब दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के बड़े से बड़े लोग, कुछ लोग इस प्रकार से अपराधी हो जाते हैं कि जितना बड़ा अपराध हिटलर ने या किसी तानाशाह ने भी नहीं किया हो, उससे भी बड़ी सज़ा एक वो आदमी भुगतता है जिसने कि दुनिया को बहुत कुछ दिया हो। उदाहरण के लिए एक नाम है निकोला टेस्ला। 2021 में एक महिला 250 करोड़ की कीमत के बंगले में रहती थी। उसके 2 बेटे थे और दोनों बेटे फॉर्मूला 1 रेसिंग में हिस्सा लेते थे। 1 करोड़ रुपए की वो फीस देते थे। 2026 में वो महिला एक अनाथ आश्रम में रह रही है और उसके दोनों बेटे और पति तीनों मिलकर एक मामूली सी नौकरी कर रहे हैं। तीनों बाप बेटे अलग अलग शहरों में अलग अलग किराए के कमरों में रह रहे हैं। पति अपनी पत्नी को और दोनों बेटे अपनी माँ को उसका खर्चा भी दे सकें या उसका खर्चा भी उठा सकें, उतनी तनख्वाह भी उनकी नहीं है। इसीलिए 250 करोड़ के बंगले में रहने वाली महिला आज एक अनाथ आश्रम में रह रही है। 70 साल की उम्र में, किंतु कोई भी रिश्तेदार या मित्र पिछले 5 वर्षों में उस महिला से मिलने के लिए नहीं आया है। सत्य कड़वा होता है। कहाँ हैं वो लोग जिन्हें समाज महान कहता है और जिन्हें दुनिया के बड़े से बड़े पुरस्कार मिलते हैं? मदद के लिए कोई नहीं आता है, यही सत्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल 1904 टू 1990 स्वतंत्रता सेनानी, एक समर्पित सांसद और सादगी की प्रतिमूर्ति थीं। उन्होंने जीवन भर अपने पिता की सेवा की और निजी सचिव के रूप में उनके साथ रहीं। बेहद ईमानदार मणिबेन गृह मंत्री की बेटी होकर भी फटे कपड़े पहनती थीं, सादा जीवन जीती थीं और उन्होंने कभी अपने पद का लाभ नहीं उठाया। उनके अंतिम दिनों में आर्थिक तंगी और आंखों की कमजोरी के कारण वो अभाव में रहीं, लेकिन अपने पिता की विरासत के प्रति हमेशा समर्पित रहीं। अब मैं आपको बताता हूँ उनकी बेटी मणिबेन पटेल के बारे में। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मणिबेन पटेल भी राजनीति में आई थी। कांग्रेस से सांसद भी बनी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनके परिवार को, उनके परिवार के लोगों की जिंदगी कैसे मुश्किलों में गुजरी, इसका जिक्र भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले वर्गीस कुरियन ने अपनी किताब में किया है। उस किताब का नाम है आई टू हैड अ ड्रीम। इस किताब में उन्होंने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और उस किताब के अंश आज मैं लेकर आया हूँ। राष्ट्र के लिए सरदार पटेल के तमाम योगदान के बाद भी ये बहुत दुखद है कि हमारे देश ने उनकी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। अपने अंतिम वर्षों में जब मणिबेन पटेल की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही थी, वो देख नहीं पाती थीं, वो अहमदाबाद की सड़कों पर बिना किसी के सहारे के चलती थीं और अक्सर लड़खड़ाकर गिर जाया करती थीं,
तब कोई भी उनकी मदद करने के लिए आता नहीं था। इतनी बुरी स्थिति उनकी हो गई थी। आज उस किताब के कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। और ये सरदार पटेल की बेटी के बारे में है। जब सरदार पटेल की मृत्यु हो गई तो उनकी बेटी जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए गई। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए जाती हैं। इस किताब में आगे लिखा है कि जब वो नेहरू से मिली, I thought he might ask me how I would manage now, or at least ask if there was anything he could do to help me, but he never asked. She was extremely disheartened, and in a way, the incident revealed the extent of strain in the Nehru-Sardar Patel relationship. हिंदी में जिसका मतलब है कि जब वो प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने के लिए गई अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि अब आप क्या करेंगी, अब पिता का साया आपके सिर से उठ गया है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। उन्होंने ना उनका हालचाल पूछा, ना उन्हें कोई अपनी तरफ से मदद ऑफर की। और इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद उनकी बेटी को ये महसूस हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच जो रिश्ते थे वो कितने कड़वे हो चुके थे। रिश्ते अगर कड़वे ना होते तो प्रधानमंत्री नेहरू ज़रूर सरदार पटेल की बेटी से पूछते कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, उनकी मदद करते। उनके दोस्त, उनके सहयोगी की बेटी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आगे इसमें लिखा है, It was quite distressing to see that neither Nehru nor any of the other national leaders of the Congress party ever bothered to find out what happened to Maniben after her father died. ना तो नेहरू ने और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने ये जानने की कोशिश की कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मणिबेन का क्या हुआ। मणिबेन के पास अपना कोई पैसा नहीं था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद बिरला परिवार ने उन्हें बिरला हाउस में रहने का एक ऑफर दिया कि आप यहाँ रह जाइए, लेकिन उनके लिए रहने का अच्छा इंतज़ाम नहीं किया और फिर वो परेशान होकर अपने कज़िन के घर में अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो बसों में यात्रा करती थी और ट्रेन में 3rd क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा करती थी। बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर बनी, ये भी इसमें लिखा हुआ है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। और बाद में आखिर में ये लिखा हुआ है कि सरदार पटेल के तमाम योगदान के बाद भी उनकी बेटी के लिए इस देश ने कुछ नहीं किया। अपने आखिरी दिनों में उनकी बेटी को दिखना बंद हो गया था। वो अक्सर अहमदाबाद की सड़कों पर, गलियों में जब जाती थीं तो उनके पास मदद के लिए कोई होता नहीं था। अक्सर ठोकर खाकर गिर जाया करती थीं और कोई आने जाने वाला व्यक्ति सड़क पर अगर उनकी मदद कर दे तो कर दे, उन्हें वापस उठाने में, वरना कोई मदद करने वाला भी नहीं था। जब उनकी मृत्यु बहुत करीब थी, जब बिल्कुल मरने वाली थी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल उनके पास गए और अपने साथ एक फोटोग्राफर ले गए और मणिबेन के साथ उनके आखिरी दिनों में, आखिरी क्षणों में गुजरात के मुख्यमंत्री ने, चिमन भाई पटेल ने एक फ़ोटो खिंचवा ली, जिसमें उस फोटो को उन्होंने अगले दिन सारे अखबारों में छपवाया, जिससे ये पता चल सके कि वो मणिबेन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मणिबेन के लिए कुछ नहीं किया था उनके आखिरी दिनों में। तो ये हालत थी सरदार पटेल की, अपनी बेटी की, उनके आखिरी दिनों में। तो आप इससे समझ सकते हैं